बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने बीते 2 सालों में बहुत सारी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की हैं। दुनिया की 39 कंट्रीज़ में वो ऑफिशियली अफगान एम्बेसीज को संभालने लगे हैं। यानी कि ये वो देश हैं जिन देशों ने तालिबान को एक रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो अभी ताकतवर देशों का मुंह देख रहे हैं इस काम को ऑफिशियलाइज करने के लिए। इन 39 कंट्रीज़ में से 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने तालिबान के रेजिडेंशियल को एक्सेप्ट कर लिया है और उनके भेजे नुमाइंदों को अपनी कंट्री की अफगान एम्बेसी में एम्बेसडर बना दिया है। ये देश हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएई। अब इन 5 देशों में से एक देश है रशिया, एक सुपर पावर जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये आज तक तालिबान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ, इन सारी बातों को हम आगे समझेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ तालिबान ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत पाकिस्तान में भी हासिल की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस ऑलमोस्ट रिस्टोर हो गए हैं और इसे पॉसिबल बनाया है चाइना ने। चाइना ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएशन करवा दिया है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे और कैसे चाइना के अलावा दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता था। और ये भी हो सकता है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान का ये डिप्लोमेटिक पुश दुनिया के एक बड़े हिस्से से तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करवा दे। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं रशियन शॉक। अब रशिया ने अचानक से तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर दिया, वो इसको लेकर साल 2021 से काम कर रहा है। सबसे पहले उसने अफगानिस्तान के अंदर एक स्पेशल एनवॉय बनाए जमीर काबुलोव, और उन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि उनकी रूट्स अफगान है, ताकि वो बेहतर तरह से अफगान सोसाइटी को समझ सके और अफगानिस्तान में जो भी साइट्स हैं उनके साथ डील कर सके। वो तालिबान के साथ रेगुलर बातचीत कर रहे थे। बीच में इन्होंने स्पेशल एनवॉय चेंज भी किया था, लेकिन बाद में इन्हें फिर से जमीर काबुलोव को लाना पड़ा था क्योंकि वो जानते थे कि रूस के अंदर अफगानिस्तान में जाकर इस काम को इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक तरफ ये बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ तालिबान के नुमाइंदों को मॉस्को बुलाया जा रहा था ऑफिशियल इन्विटेशंस पर। गवर्नमेंट फंक्शंस और समिट्स में तालिबान के बड़े लीडर्स को भी वक्त वक्त पर रशिया बुलाया जाता। इतना ही नहीं, बिना तालिबान को रिकॉग्निशन दिए उनके साथ बिजनेस डील्स भी रशिया ने की हैं। यहां तक कि कुछ छोटे मोटे हथियार भी तालिबान को बेचे हैं। अफगानिस्तान में पेट्रोल और गेहूं की खपत भी रूस पूरी कर रहा था। ये सारी चीजें खुला इशारा थी कि तालिबान को लेकर रशिया ने अपनी बाहें खोल दी हैं, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो सही वक्त आया, रूस ने 1.5 महीने के अंदर 3 बड़े स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि रशिया की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को टेरर लिस्ट से बाहर निकाल दिया। ये सीधा इशारा कर गए थे कि अब हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। और दूसरा स्टेप था कि रशिया ने तालिबान के भेजे नुमाइंदे को एम्बेसडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने इनका क्रेडेंशियल लिया और इस बात को मान लिया कि अब हम तालिबान के नुमाइंदे को ही ऑफिशियल डिप्लोमेट मानते हैं रूस के अंदर। उसके बाद तीसरा स्टेप इन्होंने लिया कि तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली ही रिकॉग्नाइज कर दिया और रूस दुनिया का पहला देश बन गया जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब रशिया ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है कि रशिया सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस चाहता है और वो अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया का हिस्सा मानता है। अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है जो वेस्ट के खिलाफ है, तो वो इन्हें अपने कैंप में लेना चाहता है और क्वाइटली पॉसिबल है आगे चल के वो अफगानिस्तान से बोले कि आप CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लें। अफगानिस्तान करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन ये ऑफर करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान यहां से आगे अपनी सियासत को ना बढ़ाए। अब इसके क्या मायने? अगर आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देखेंगे तो उन सब में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं जो 30-30 साल से डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं। उन सारी कंट्रीज में तालिबान के सिमिलर टाइप के ग्रुप्स हैं जो उन कंट्रीज में गवर्नमेंट को टॉपल करके इस्लामिक सिस्टम लाना चाहती हैं। तो तालिबान उनके साथ पुराने वक्त में काम कर चुका है। रूस को ये डर है कि कहीं तालिबान उन्हें मोटिवेट ना करे कोई रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि अगर वहां गवर्नमेंट बदलती हैं तो रूस का इन्फ्लुएंस वहां से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो एक तो अफगानिस्तान इनके अपने खेमे में रहे, वहां पर कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए जिससे कि सेंट्रल एशिया की सारी स्टेट्स यहां से रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। और दूसरा रीजन है चाइना। चाइना बहुत तेजी से इन सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस बना रहा है बाय इन्वेस्टमेंट। वो इनके यहां हैवीली पैसा लगा रहा है। रशिया के पास चाइना जितना पैसा नहीं है सेंट्रल एशिया में लगाकर उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, तो वो दूसरी तरह से इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश करता है। CSTO के जरिए दोस्ती करके, इस तरह रिकॉग्निशन देकर, उन्हें हथियार बेचकर, उनके साथ किसी तरह की डिफेंस डील करके। ये रशिया का तरीका है उस रीजन में इन्फ्लुएंस बनाए रखने का। ये 2 सबसे बड़े रीजंस हैं
जो रशिया तालिबान को एक्सेप्ट कर रहा है। तालिबान की हुकूमत में आने से पहले दुनिया ने एक अंदाजा लगाया था कि जिस दिन तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत में आएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक क्लोज एलाई की तरह काम करेंगे। दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे, दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगा और कबायली लोग बड़ी आसानी के साथ महज कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ जा सकेंगे। टेररिज्म पर दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर काम करेंगी और उन सारी एंटी स्टेट पावर्स पर भी काम किया जाएगा जो सालों से इस खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सारी एंटी सोशल फोर्सेस को भी खत्म किया जाएगा। यहां तक कि इंटरनेशनल स्टेजेस पर भी दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर रहेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी। साउथ एशिया में अल्टीमेट पीस के लिए यह होना बहुत जरूरी था, लेकिन आखिरी 4 सालों में हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। दोनों कंट्रीज के बीच में जितने हर्डल्स आखिरी 4 सालों में दिखे हैं, उतने हर्डल्स तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब वेस्टर्न बैक्ड रिपब्लिक थी तब नहीं थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये ऑर्गेनाइजेशन TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब अमूमन लोगों का परसेप्शन ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेटिस्ट आउटफिट है, कि शायद ये वजीरिस्तान को आज़ाद करके अफगानिस्तान में मिलाना चाहते हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान को एक स्टेट बनाना चाहते हो, कोई इंडिपेंडेंट पख्तून इस्लामी रियासत टाइप। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका तरीका भी एले जैसा है, लेकिन ख्वाब उनसे बिल्कुल अलग हैं। इस एक वजह से बहुत सी ऐसी वजहें बन गई हैं जो दोनों मुल्कों के डेवलपमेंट और अमन के लिए नासूर हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस डायर होते हुए जा रहे थे। तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन ने बीते 4 सालों में कई बार पाकिस्तान को लेकर बहुत सख्त टोन का इस्तेमाल किया है, और फिर पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के ऊपर उसी सेम टफ टोन का इस्तेमाल किया। लेकिन वो एक स्टेज और आगे गए और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से मिलिट्री से जुड़े बड़े नाम हैं जो फिलहाल जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर लीनियंट थी। TTP से जुड़ी वो सारी परेशानियां क्या हैं उन्हें हम आगे समझेंगे, लेकिन जैसे ही ये लगा कि ये रिलेशंस अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, तभी अचानक से रेस्टोर हो जाते हैं। और अब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये इसी तरह रेस्टोर रहें या ठीक रहें, क्योंकि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट साथ में आकर जुड़ गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक होना शुरू होता है 19 अप्रैल से, जब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार अफगानिस्तान में एक दिन की ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं। ये 2 साल में पहली बार ऐसा था कि कोई सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल अफगानिस्तान की कैपिटल में विजिट कर रहा है। वहां पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी और दूसरे बड़े ऑफिशियल से मीटिंग के बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है। इसहाक डार कहते हैं कि हमने अपने होस्ट से रिक्वेस्ट की है, यानी अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमें साथ में काम करना चाहिए तरक्की, बेटरमेंट, अमन और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए, और उसके लिए ना तो हमें अपनी यानी पाकिस्तान की ज़मीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही अफ़गानिस्तान को अपनी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये विज़िट साफ करती है कि दोनों कंट्रीज़ बातचीत और डिप्लोमेसी के थ्रू रिलेशंस को ठीक करना चाहती हैं। इस विज़िट के 1 महीने के बाद एक और प्लान्ड विज़िट थी। अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी 3 दिन की ऑफिशियल विज़िट पर मई में पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। वहाँ जाकर वो ट्रेड और सिक्योरिटी पर बात करते और ये दिखाने की भी कोशिश करते कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस पूरी तरह नॉर्मलाइज हो चुके हैं। पहले उनका एक ऑफिशियल हमारे यहाँ आया, अब हमारा एक सीनियर ऑफिशियल इनके यहाँ आया है, वो भी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। लेकिन उसी बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टैंड ऑफ हो जाता है। तालिबान का एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इस विजिट को पूरी तरह कैंसिल कर देता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान में विजिट करें, और यह भी हो सकता है कि बीच बीच में ग्रुप्स के अटैक्स की वजह से दोनों कंट्रीज में उतार चढ़ाव आए, रिलेशंस बिगड़े, लेकिन ये कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इससे भी बड़ी 2 और डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें सबसे पहली है चीन के अंदर ये मुलाकात, जहां चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स का हाथ पकड़ के उनके बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। जहां चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम मीडिएशन करवा रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि दोनों के बीच में सारे मसले खत्म हो जाएं। 21 तारीख को चीन के अंदर हुई ये अनऑफिशियल मीटिंग चीन की तरफ से एक पुश है कि दोनों कंट्रीज जल्द से जल्द अपने सारे इख्तिलाफात खत्म कर लें। प्रेस में मिस्टर वांग ई ने यह भी कहा कि दोनों कंट्रीज खुद जल्द से जल्द रिश्ते सुधारना चाहती हैं। चाइना इसका वेलकम करता है, चाइना इसको स्टेज और असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहेगा कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पुश दिया अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को सुधारने के लिए। वो ये कि वो 5वीं ऐसी कंट्री बन गई है जिसने
तालिबान के दिए एम्बेसडर को अपनी कंट्री में एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें रिकॉग्निशन दे दिया है। अब इस्लामाबाद के अंदर जो अफगान एम्बेसी है उसमें तालिबान के एम्बेसडर बैठे होंगे। अब सवाल यह है कि चाइना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती में, और सिर्फ वही इन दोनों के बीच में मीडिएशन क्यों करवा सकता था, कोई और क्यों नहीं। चाइना और पाकिस्तान दोनों क्लोज एलाइज हैं, दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर बहुत सारे मुद्दों पर काम करती हैं। चाइना ने जो ग्रेट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था, एक मेगा प्रोजेक्ट, उस मेगा प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो चीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, या फिर चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो चाइना उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी होगी तो ही चाइना उन प्रोजेक्ट्स को ठीक से कंप्लीट कर पाएगा और आगे वो प्रोजेक्ट्स ठीक से चल पाएंगे और बिजनेस में चाइना को प्रॉफिट दे पाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहती है तो चीन का प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए चाइना चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे। $62 बिलियन का ये महंगा प्रोजेक्ट चाइना के लिए कोई मजाक या छोटी डील नहीं है कि चीन इसको इतनी आसानी से बर्बाद होने दे। अफगानिस्तान के साथ अगर कोई टेंशन होती है, टीटीपी जैसे ग्रुप्स चाइनीज प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर टारगेट करते हैं, तो इसमें डिलेज होंगे और चाइना को फर्दर दिक्कत होगी और इन दिक्कत से इकोनॉमिक लॉस होगा। चीन ये नहीं चाहता, इसीलिए वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। उसके बाद आप अफगानिस्तान की भी कंडीशंस को समझो। अफगानिस्तान में भी चाइना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अफगानिस्तान के अंदर जितने मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सबको चीन ही चला रहा है, यानी इकोनॉमिकली चाइना अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अफगान एडमिनिस्ट्रेशन से चाइना ने प्रॉमिस किया है कि आगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, जिसके बाद अफगानिस्तान में भी ट्रेड रूट्स बेहतर हो जाएंगे और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, पोर्ट्स और रूट्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिकली मजबूत बन सकेगा। फिलहाल तालिबान की गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट, जॉब जनरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी को बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से वो अफगान पॉपुलेशन में अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे कि वो इससे पहले के अमेरिकन पिट्ठू एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा बेहतर हैं। फिलहाल तालिबान न किसी जंग की तरफ अपने मुल्क को ले जा सकते हैं और ना ही किसी इंस्टेबिलिटी की तरफ, और ये सेम चीज़ पाकिस्तान के अंदर है। चाइना वो मीडिएटर है, जहाँ कहीं भी कुछ होता है तो उसको लॉस होगा। इसके बाद वैसे पाकिस्तान को भी सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान की रूट्स की ज़रूरत है, और पाकिस्तान सालों से ये कोशिश कर रहा है कि उसको स्टेबल रूट मिले जिससे वो सेंट्रल एशिया के मार्केट तक रीच कर सके। अफगानिस्तान भी ये चाहता है कि वो आसानी के साथ अपने गुड्स को पाकिस्तान के मार्केट्स में बेचे और उससे पाकिस्तान से अच्छा रूट मिले इंडिया तक पहुंचने के लिए, यानी कि चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त 20,000 से ज़्यादा चाइनीज़ वर्कर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। 20 चाइनीज़ वर्कर्स तो डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के अटैक्स में मारे जा चुके हैं। इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल है। चाइना के लिए मैटर ऑफ कंसर्न बन गया। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो चीन को दिक्कत होगी, पाकिस्तान को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स डिले पर जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर यही बात है तो फिर ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, वो अपनी सिक्योरिटी को ठीक करें। चाइना का मैटर है, वो आकर अपने बिजनेस की सिक्योरिटी करे। इससे अफगानिस्तान और अफगान तालिबान का क्या लेना देना? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि लेना देना है। हमारे ऊपर ये जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक्स करते हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन चाइना इस पोजीशन में था कि उसने दोनों कंट्रीज से कहा कि अगर इकोनॉमी और डेवलपमेंट पे ध्यान देना है तो अमन कायम करना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज को दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना पैसा ऐसी जगह तो लगाने नहीं जाऊंगा जहां पर तय हो कि पैसा डूब ही जाएगा। उसके बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस सुधरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जरूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चाइना वो प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि चाइना के अलावा ऐसा कोई और नहीं कर सकता था, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर इस तरह का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और इस तरह की इकोनॉमिक पकड़ चाइना के अलावा दुनिया में किसी दूसरे देश की नहीं है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि उनके यहां हो रही टेंशन अफगानिस्तान से लिंक है। अगर अफगानिस्तान इस वायलेंस को पूरी तरह रोक नहीं सकता तो इसे रोकने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वह ऐसा कह रहे हैं टीटीपी की वजह से। ये पाकिस्तान का मैप है और ये पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक प्रोविंस है, उसका ये इलाका है वजीरिस्तान। इससे पहले इसे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। उसके बाद वजीरिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ ही मर्ज कर दिया गया और तब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही इसको हैंडल करती है। लेकिन साल 2007 में बैतुल्ला महसूद नाम के एक शख्स ने इसी ज़मीन पर टीटीपी को फॉर्म किया था। शुरू में टीटीपी का काम
अमेरिका के खिलाफ लड़ना था अफगान तालिबान के साथ मिलकर, ऐसा टीटीपी कहती है। अफगान तालिबान इस बात से इनकार करते हैं कि कभी ये दोनों साइड अलायंस में थी। अफगान तालिबान का कहना है कि एक सेपरेट ग्रुप है पाकिस्तान का और अफगान तालिबान इससे पूरी तरह अलग है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि टीटीपी कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ना तो ये कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ना ये कोई एथनिक पश्तून ग्रुप है जो सिर्फ एक ही खित्ते की बात करता है, और ना ही ये कोई ऐसा ग्रुप है जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की किसी टेरिटरी को तोड़कर मिलाना चाहता है। इनकी आइडियोलॉजी है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट पर कब्जा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरह बदलकर उसे अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जैसा एक पाकिस्तानी वर्जन देना चाहते हैं, अमारात इस्लामी पाकिस्तान। ये इनकी आइडियोलॉजी है, शरिया बेस्ड न्यू इस्लामिक सिस्टम। टीटीपी की बस बकवास लंबी और कारनामे क्या, मस्जिदों में ब्लास्ट, हॉस्पिटल में ब्लास्ट, स्कूल में ब्लास्ट, सड़कों पे ब्लास्ट, ये लोगों को मार के उनकी लाशों के ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं। और यही रीज़न है इनके अपने खित्ते वजीरिस्तान में लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते। लोग कहते हैं कि एक हिसाब हमारे लिए बदनामी है। इनकी वजह से ये खित्ता बदनाम होता है। क्यों? क्योंकि डिसरप्शन की वजह ये, वायलेंस की वजह ये, लोगों को सड़कों पर ये मार रहे हैं, बॉम्बिंग्स कर रहे हैं। इससे लोगों को ये लगता है कि हमारा खित्ता बदनाम हो रहा है क्योंकि ये खित्ता इनके साथ मिलाकर जोड़कर देखा जाता है। ये उनकी परेशानी है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री कहती है कि हम टीटीपी को ख़त्म तो कर दें, लेकिन उसके लिए एक दिक्कत ये है कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। ये वजीरिस्तान में रहते हैं और वजीरिस्तान से बड़े आसानी के साथ अफगानिस्तान चले जाते हैं, जहां हमारा इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वहां से इन्हें हथियार मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, ये सारी चीज़ें वहां पूरी करते हैं और फिर उनसे यहाँ पाकिस्तान में आकर अटैक्स करते हैं और फिर से वापस जाकर वहां छुप जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री वजीरिस्तान में ऑपरेशंस चलाती है। वहां उन्हें पता लगता है कि वो तो अफगान टेरिटरी में जाकर छुपे हुए हैं, तो वो टीटीपी के अड्डों पर अफगानिस्तान में अटैक कर देती है। अब क्योंकि हमला अफगानिस्तान के अंदर होता है तो तालिबान उसका जवाब देता है और इसी वजह से दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन बन जाती है। पाकिस्तान फर्दर अफगान एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान पर प्रेशर बनाने के लिए अफगान रेफ्यूजीज को फोर्सफुली अपनी कंट्री से बाहर निकालता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज नॉर्दर्न बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहते हैं। अब पाकिस्तान धीरे धीरे करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों को बाहर निकाल रहा है। पाकिस्तान की दलील यह है कि इनमें से बहुत से लोग टीटीपी के लिए काम करते हैं और वो बहुत आसानी के साथ बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। सिविलियंस और ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत से लोग जो टीटीपी के हैं, जो वजीरिस्तान के हैं, वो लोग अफगानिस्तान से वापस यहाँ, फिर ये लोग आकर अफगान पॉपुलेशन में भी मिक्स हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन गया है इन्हें समझना। अब क्योंकि अफगानिस्तान कोई वॉर टॉर्न कंट्री नहीं है, जंग खत्म हो चुकी है, तो हम इन लोगों को वापस भेज रहे हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। ये बात कह रहा है पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे गुर्बत का फायदा कई जगह उठाया गया है। रिसेंट जो ईरान के ऊपर कई अटैक्स हुए हैं, अफगान रेफ्यूजीज बड़े लेवल पर ईरान के अंदर भी रहते हैं, वहां पर भी अफगान रेफ्यूजीज का इस्तेमाल किया गया है। या तो उन्हें $250 में खरीदा गया था या कोई बड़ी धमकी देकर यह काम करवाया गया है। तालिबान को टीटीपी के खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके ऊपर आंखें बंद की जाएं। ये रीजन में टेंशन पैदा कर रहे हैं और इसके बाद दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ टिट फॉर टैट यूज करेंगी। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करे। इसके बाद क्या होगा, दोनों कंट्रीज में हमले होंगे और दोनों कंट्रीज वहीं पहुंच जाएंगे जहां 20 साल पहले थी। रीजन को इस वक्त प्रोस्पेरिटी की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। दोबारा से वो 20 साल पहले वाले हालात की जरूरत नहीं है। इसीलिए दोनों कंट्रीज को इसके ऊपर काम करना चाहिए। पाकिस्तान को सारा इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाने के बजाय अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ग्राउंड पर काम करना चाहिए, अपनी ज़मीन और अपने बॉर्डर्स को सेफ और सिक्योर करने के लिए काम करना चाहिए और अपने अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाने चाहिए सिलेक्टिवली। मिलिट्री अगर पाकिस्तान में ही सख्त हो जाए तो 90% मसले अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जीती जागती मिसाल अफगानिस्तान है। आज से 4 साल पहले जब तालिबान गवर्नमेंट में आया था तो उनकी कंट्री की हालत बहुत ख़राब थी। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे, बहुत सारी एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस थी, सारे मुल्क के पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को 4 साल में ही कंट्रोल कर लिया और 95% तक वायलेंस खत्म हो गया। इस बात को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं। बहरहाल रशिया का तालिबान की गवर्नमेंट को इस तरह रिकॉग्नाइज करना दुनिया के बहुत सारे देशों को यह आज़ादी देगा कि वो भी अपने फायदे के लिए तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। हो सकता है इसी चीज़ को आगे पाकिस्तान और चाइना फॉलो करें।
उसके बाद सेंट्रल एशियंस फॉलो करें, क्योंकि वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि रशिया ऐसा कर दे फिर ये कर देंगे, क्योंकि ये तालिबान को उनसे पहले टेरर लिस्ट से बाहर निकाल चुके हैं। उसके बाद इस सेम चीज को मिडिल ईस्ट की मोनार्कीज भी फॉलो करने वाली हैं, क्योंकि यूएई ने रेजिडेंशियल को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि तालिबान आने वाले दिनों में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज हासिल करने वाला है। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।